Okay, the sun was shining such brightly that Leela had to put on her sunglasses. जो सूरज है वो इतनी तेज चमक रहा था कि लीला को अपने सनग्लासेस लगाने पड़े, ओके, यूज करने पड़े। अब यहाँ पर जो दैट है, राइट, सो एक हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, सो दैट। अब दैट है लेकिन सो मिसिंग है, राइट। So the sun was shining so brightly that Leela had to put on her sunglasses, right? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? So. Okay, I take two examples also. The tree was so high that no one could climb it. So that. The exercise was so difficult that none of the students could solve it. So that. ठीक है? So that. So sun was shining so brightly that Leela had to put on her sunglasses. Okay, if I were you, I would report the matter at once. Okay, so here the sentence is correct. The sentence talks of a hypothetical situation which is impossible, which, since I can never be you. Therefore, were is used with the pronoun I in such a case, right? So, if I were you, I'd report the matter at once. जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये मैटर जो है वो बता देता, रिपोर्ट कर देता आगे। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ती। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए, जब भी इम्पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो फिर आई के साथ में हम वर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। इफ आई वर यू आई वुड प्रैक्टिस द सम्स वंस मोर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सब जो सम्स हैं उसकी एक बार और प्रैक्टिस करती या करता। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डेयर टू टॉक लाइक दैट, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करती। सो आई के साथ वर यूज होता है, और किन कंडीशंस में यूज होता है, किन सिचुएशंस में यूज होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सो यहाँ पर किसी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन 4। The document is concerning your health and that of your family. See, the verb concern is a verb which is rarely used in the present continuous tense. It also does not require any preposition after it, right? And because of that, option A we cannot choose because we have a preposition over here. Option B, again wrong. is concerned with, ये तो मीनिंग ही पूरा चेंज हो रहा है। सो जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज कंसर्न्स, ये करेक्ट है, राइट। सिंपल प्रेजेंट में है यहाँ पे, जो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करेंगे। द डॉक्यूमेंट कंसर्न्स योर हेल्थ एंड दैट ऑफ योर फैमिली, राइट। दो एग्जांपल्स लेते हैं, सेम ही लाइन पर है। दिस स्क्रिप्चर्स कंसर्न द टीचिंग्स ऑफ एम्परर अशोक। द थियरी कंसर्न्स द इन्वेंशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देख रहे हैं आप दोनों सेंटेंसेस में कंसर्न का हमने यूज किया। यहाँ पे प्लूरल था इसलिए यहाँ पे दीज स्क्रिप्चर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल आई है, और द थियरी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर आई है। लेकिन हमने दोनों सेंटेंस में जो कंसर्न का यूज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया है। ठीक है, द लेडी लेड आउट अ स्पेशल डिनर फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। ओके, ले आउट का मतलब क्या होता है? टू अरेंज अकॉर्डिंग टू अ प्लान। लेड आउट द सिटिंग ऑफ द गेस्ट, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, या डिस्प्ले करना, ले आउट मर्चेंडाइज, ले द मर्चेंडाइज आउट। तो यहाँ पर इस लेडी ने अब उसके हस्बैंड के बर्थडे पर उसको एक स्पेशल डिनर उसके लिए प्लान किया। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पास्ट टेंस में है इसलिए लेड यूज हुआ है, अदरवाइज कोई और एरर नहीं है। हम दो एग्जांपल्स और लेते हैं। सो द यहाँ पे मदर लेड आउट अ ह्यूज फीस्ट फॉर माय पासिंग आउट पार्टी। मेरे पास होने की खुशी में मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा एक मतलब खाना अरेंज किया, कहने का मतलब भोजन अरेंज किया या पार्टी अरेंज करी। द चिल्ड्रन लेड आउट देयर प्रोजेक्ट्स फॉर द टीचर टू ग्रेट। ठीक है, तो ले आउट, आप मीनिंग लिख लीजिए इसका, टू अरेंज अकॉर्डिंग टू अ प्लान, टू डिस्प्ले। चले आगे।
Epidemics are likely to break off in the areas where flood water has receded. ओके यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब ब्रेक ऑफ है इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे सही सेट नहीं हो रहा. इसका एक्चुअल में मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पे बताया. दिस इज फ्रॉम द फ्री डिक्शनरी. ब्रेक ऑफ मतलब टू सेपरेट और बिकम सेपरेटेड एज बाय ट्विस्टिंग और टेयरिंग, और टू स्टॉप सडनली एज इन स्पीकिंग, राइट. तो एकदम से किसी चीज का रुक जाना या टूट जाना, दैट इज अलग हो जाना, दैट इज ब्रेक ऑफ. ठीक है. टू डिसकंटिन्यू अ रिलेशनशिप और टू सीज टू बी फ्रेंडली. तो ब्रेक ऑफ का जो मीनिंग है वो तो यहाँ पे सूट ही नहीं हो रहा. यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जो एपिडेमिक से जो भी बीमारी है वो जैसे फ्लड वाटर पीछे जा रहा है वैसे ही उन एरियाज में जो महामारी, एपिडेमिक्स बेसिकली महामारी या बीमारियां जो एक साथ पूरे गांव में या पूरे जिले में, आप कह सकते हो सिटी के पूरे सिटीज में जो बीमारियां फैल जाती हैं. सो एपिडेमिक जैसे ही फ्लड का वाटर, बाढ़ का पानी पीछे जाता है वैसे ही जो महामारी है या जो बीमारियां हैं वो फैलने वाली है. ठीक है, मतलब वो फैलने लगेगी ऐसा कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तो जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज ब्रेकआउट. ब्रेकआउट काफी सारे यूसेज है वैसे उसके. टू बिकम अफेक्टेड विद स्किन एरप्शन सच एज पिंपल्स, टू डेवलप सडनली एंड फोर्सफुली. ठीक है, तो जैसे ही, तो वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट यूज है. एपिडेमिक्स आर लाइकली टू ब्रेक आउट इन द एरियाज वेयर फ्लड वाटर हैज रिसीडेड. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट यूज. ब्रेकआउट ब्रेक ऑफ की जगह. और भी दो एग्जांपल्स लेते हैं. So, at the breakout of war, all young men had to register in the army. All sort of diseases have broken out in the state after the flood. मतलब सब तरह की बीमारियां जैसे ही स्टेट में, मतलब आप कह सकते हो राज्य में जैसे ही बाढ़ खत्म हुई सारी की सारी बीमारियां जो एकदम से फैल गई. सो ये ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस, बेसिकली ये बिल्कुल सेम ही लाइन पर है, एपिडेमिक्स और यहाँ पर ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस. ठीक है, तो ब्रेकआउट का मतलब आपको समझ आ गया, ब्रेक ऑफ का मतलब आपको समझ आ गया. आप एग्जांपल्स भी नोट कर सकते हैं. यहाँ पर दो एग्जांपल्स मैंने भी दिए हैं और ये एग्जांपल्स जो है फ्री डिक्शनरी में से है, आप नोट भी कर सकते हैं. वैसे डिटेल में हम फ्रेजल वर्ब के सेशन में डिस्कस करेंगे ही, बट फिलहाल के लिए आप नोट कर लीजिए. देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिम ज्वाइनिंग द पार्टी. See here, a possessive adjective, not an objective pronoun is needed, right, to make the sentence correct. So here the correct option is B, that is to his. There is no objection to his joining the party. I take two more examples. There was no objection to her going on the picnic. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने टू हिज बोला है, यहाँ पर टू हर. देयर वॉज नो ऑब्जेक्शन टू हर गोइंग ऑन पिकनिक. देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू माई कमिंग विथ यू. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज ज्वाइनिंग द पार्टी. नेक्स्ट इज you are too big to go out alone. Okay, see, one has to be of a certain age before one can go out alone. So too big, which has a negative connotation, is wrong here. Big enough is correct as it signifies the required age, right? So instead of too big, what we can use? Big enough. You are big enough to go out alone. आप इतने बड़े हो कि आप बाहर अकेले जा सकते हो. ठीक है? So I hope you are able to understand this. You are too big to go out alone. यहाँ पर जो too है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दे रहा है. कोई भी इंसान इतना बड़ा है कि अगर वो अकेले बाहर जा सकता है तो उसके लिए नेगेटिव हमें आइडिया देने की जरूरत नहीं है. वी शुड गिव पॉजिटिव आइडिया. सो यू आर टू बिग की जगह यू आर बिग इनफ टू गो आउट अलोन. ठीक है, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि जितनी बाहर जाने के लिए जितनी एक मिनिमम एज अगर हम समझे कि भाई एक 10 साल का बच्चा बाहर जा सकता है या 13 साल का टीनेजर बाहर जा सकता है, तो आप उतने बड़े हो कि आप बाहर जा सको. ठीक है, सो यू आर बिग इनफ. टू बिग, नेगेटिव कॉनोटेशन. आई टेक टू एग्जाम्पल्स ऑल्सो.
सुनीता इज टॉल इनफ टू रीच द अपर मोस्ट शेल्फ नाउ। सुनीता इतनी लंबी है कि वो ऊपर के शेल्फ तक पहुंच पाए। द वेदर इज कोल्ड इनफ फॉर यू टू वेयर अ स्वेटर। जो मौसम है वो इतना ठंडा है कि तुम्हें स्वेटर पहनना पड़े। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बिग इनफ। One of my old friends has invited me for tea in the evening. Friends generally invite के साथ में हम जो preposition use करते हैं जो वो that is to, right? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ examples दिए हैं। He invited them to dinner. The Vermas invited me to dinner. He invited her to a party. Specifically अगर meal के लिए हम बात करें तो फॉर यूज कर सकते हैं। माई न्यू नेबर्स इन्वाइटेड मी फॉर लंच ऑन संडे, राइट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए मैंने, और भी कब आप इनवाइट यूज कर सकते हो। यू कैन इनवाइट समवन टू डू समथिंग दैट यू थिंक दे विल एंजॉय। ही इन्वाइटेड अरुण टू कम टू द कॉन्सर्ट विद हिम। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स टू स्टे वन वीकेंड, राइट। सो जनरली वी यूज टू विथ इनवाइट, ठीक है। सो वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स हैज इन्वाइटेड मी टू टी in the evening. So to tea would be better. Okay, एक दो examples और भी ले लेते हैं। Have you invited Sunil to the party tonight? Manish did not come as he was not invited to the engagement ceremony. Right? Invited to. Right? Hardly had he saddled the horse than the mare broke loose and galloped down the hill. See here the sentence starts with hardly had, right, which signifies a time frame, right? जैसे ही वो घोड़े पर चढ़ा, right? And it tells us the exact moment of the action in the second part of the sentence, right? So the conjunction that is needed over here is when. See, you must be knowing that then is used only in comparative sentences and it is not the case over here, right? So यहाँ पर हम क्या use करेंगे? When. Hardly had he saddled the horse when the mare broke loose and galloped down the hill. So वैसे combination होता ही आपको पता है, hardly had, hardly और when का। नो सोनर एंड देन का कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह से हार्डली और वेन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर हम वेन यूज करेंगे। और दो एग्जांपल्स और दे दूं मैं तो आपको एक कॉम्बिनेशन हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा। हार्डली हैड दे फिनिश्ड लंच व्हेन द डोर बेल रिंग। उन्होंने लंच फिनिश किया ही था, मतलब किया ही था ऑलमोस्ट, फिनिशिंग मतलब खत्म हो ही रहा था जब डोर बेल बजी। सो हार्डली वेन। Hardly had we entered the cinema hall when the movie started. हम सिनेमा हॉल में एंटर हुए ही थे कि मूवी शुरू हो गई। तो हार्डली हैड और वेन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। हार्डली हैड ही सैडल्ड द हॉर्स व्हेन द मेयर ब्रोक लूज एंड गैलप डाउन द हिल। ओके, द स्पीकर tried to work up the emotions of his audience. Okay, see, work up means hota to arouse the emotions, right? Or we can say to work up means to excite or arouse gradually. So in this sentence, the audience emotions are being worked up. That is, the emotions are being aroused gradually. ठीक है, मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स पे बात चल रही हो, तो उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीकर कोशिश कर रहा है ऑडियंस के इमोशंस को अराउज करने के लिए और उनको एक्साइट करने के लिए, तो यहाँ पर जो यूसेज है वर्क अप का वो ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और भी दे देती हूँ मैं आपको। द एरोमा ऑफ द सूप हैज रियली वर्कड अप माई एपिटाइट। धीरे धीरे करके एकदम जिसको बोलते कि पीने की इच्छा हो रही है। और his unknown challenge has truly disturbed his mother and has worked up her anxiety. Okay, मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो इनडिफरेंट रहना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, कंसर्न शो नहीं करना, वो उसकी मदर को काफी डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसकी मदर काफी टेंशन में है, आप ऐसा कह सकते, धीरे धीरे
उनके मन में जो एंग्जाइटी है जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो वर्क अप इसका मतलब आपको क्लियर हो गया, कोई टू अराउज द इमोशंस ऑफ, और वी कैन से एक्साइट। Until the sky is overcast, I take my raincoat with me. See here, I take my raincoat with me. This part of the sentence speaks about a habit or a specific routine, I can say. So this is shown by the use of present simple tense, right? For the verb that is take in this part. Okay, so as a result the conjunction that is needed here is one which talks about the specific time for the specific routine, right? तो यहाँ पे सबसे करेक्ट क्या होगा, whenever। जब भी आकाश में काले बादल होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बारिश जैसा फील होता है, तो मैं अपना रेनकोट अपने साथ लेके जाता हूँ। मतलब क्या हो रहा है कि एक हैबिट बता रहा है, और हैबिट किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर वो ऐसा करता है। मतलब एवरीडे वो घर से रेनकोट लेके नहीं निकल रहा, लेकिन जब भी आकाश में बादल हो, आसमान में बादल हो, या गहरा रहा हो, ग्रे हो रहा हो आकाश, तो वो लेके जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वेनेवर, जब भी मतलब वेनेवर। एक तो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। Whenever the principal takes a round, all the classes run smoothly. जब भी प्रिंसिपल एक राउंड लेते हैं, सारे क्लासेस जो हैं वो आराम से स्मूथली चलते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई इनडिसिप्लिन नहीं। Whenever we have to celebrate something, we go for a picnic. जब भी हमें कुछ सेलिब्रेट करना होता है, कोई भी हमें मतलब कोई भी एनी सेलिब्रेशन, यू सपोज बर्थडे सेलिब्रेशन है या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, वी गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, आप सी सारी क्लासेस आराम से चलती हैं, लेकिन कब चलती हैं, जब भी। तो यहाँ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो और यहाँ पर जब भी ऐसा होता है, कुछ हमको कुछ सेलिब्रेट करना होता है, तो हम पिकनिक जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम स्पेसिफिक है, तो व्हेनेवर जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पर। Okay, his discourse about meteorology was very stimulating. See, the preposition that is used over here is incorrect. The correct preposition here is on, as this is preposition which follows a verb phrase to give a discourse. To give a discourse, that means to speak or write in detail. तो यहाँ पर उसका जो भी राइट अप है या उसने जो बोला है वो मीटियोरोलॉजी के बारे में, दैट इज वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, आप ऐसा कह सकते हो, जिसकी वजह से काफी इंटरेस्ट डेवलप होता है उस फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रिपोजिशन है वो क्या है, ऑन। वापस ध्यान से सुन लीजिए, जो करेक्ट प्रिपोजिशन है यहाँ पर ऑन है। टू गिव अ डिस्कोर्स, दैट मीन्स टू स्पीक और राइट इन डिटेल, किसी भी चीज के बारे में डिटेल में बताना या फिर बोलना या फिर लिखना। तो इस बंदे ने यहाँ पर मीटियोरोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया या लिखा, या उसका जो भी राइट अप है या जो भी है स्पीच है, वो काफी स्टिमुलेटिंग है, इंटरेस्टिंग है, आप कह सकते हो, जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, तो इसके बाद में ऑन आएगा, और फिर भी हम दो सेंटेंस और लेते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। The priest discoursed on the benefits of philanthropy. We want to attend the discourse which Professor Shah will give on biometrics. ठीक है, तो ये जो वर्ड है वो भी आप नोट कर लीजिए, इसका मीनिंग नोट कर लीजिए, इसके साथ क्या प्रिपोजिशन यूज होता है वो भी आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम कभी अगर ये सेम वर्ड आता है तो आपको एकदम से रिकॉल हो जाएगा। चले आगे। Mira told her brother that she had made a mistake. Okay, though the sentence is grammatically correct and can be written as it is, right? But here, if we see option C, that is admitted to. See, it makes it better due to the verb admitted, right? One admits to a mistake. To admit means what? To confess. तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि मीरा ने अपने ब्रदर के सामने ये एडमिट किया कि उसने एक मिस्टेक की है। ठीक है, तो मीरा ने कहा है, उससे अच्छा मीरा ने कबूल कर लिया, कहने का मतलब टू कन्फेस। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा एडमिटेड टू। मिस्टेक को जनरली हम एडमिट के साथ यूज करते हैं। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं।
सुनीता admitted to her teacher that she had not done her homework. सुनीता ने कबूल कर लिया अपनी टीचर के सामने या अपनी गलती मान ली, गलती स्वीकार कर ली अपने टीचर के सामने कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है. ठीक है. द पेशेंट एडमिटेड टू हिज एडिक्शन टू स्मोकिंग. पेशेंट ने कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया कि वो स्मोकिंग की तरफ वो स्मोकिंग के लिए एडिक्टेड है. ठीक है. सो ही एडमिटेड टू हिज एडिक्शन टू स्मोकिंग. तो अगर कोई गलत काम करते हैं तो वहां पर अपन जो टेल है कहने की जगह उसको अगर हम गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार करें, तो एडमिट ज्यादा अच्छा वर्ड है. ठीक है. You don't want a beggar to look happy, isn't it? See here the sentence is negative with the helping verb do. ठीक है. तो जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होना चाहिए with the same helping verb. जैसे आपने क्वेश्चन टैग का सेशन अटेंड किया होगा, जैसे यू वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी, सो आंट यू होगा, डोंट यू. यू आर अ गुड गर्ल, सो आंट यू. शी इज अ गुड गर्ल, सो इजंट शी. शी इजंट गुड गर्ल, देन इज शी. ठीक है. तो क्वेश्चन टैग जो होता है वो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम ही रहेगी. सो यू don't want a beggar to look happy. Do you क्या रहेगा यहाँ पे? Do you. हेल्पिंग वर्ब सेम रखी हमने, सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. सो डू यू. टेक टू एग्जांपल्स आल्सो. She doesn't write neatly, does she? She doesn't. देखिए जो हेल्पिंग वर्ब थी वही हमने यूज करी है. सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है. You don't have to go tomorrow. Do you? अगेन सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव और हेल्पिंग वर्ब सेम है. तो बहुत सिंपल है. You can do this work, can't you? Right? You can't do this work, can you? Simple. Okay. The instructor told the student to hold the club tightly to keep his eye on the ball but should not use too much force. Now what is happening over here? Instructor ने यहाँ पर के क्या-क्या instructions दिए? To hold the club tightly, to keep his eye on the ball and use too much force. तो 3 instruction मिले क्लब को लाइटली पकड़ने के लिए, जो आंखें हैं वो बॉल पर रखने के लिए, शायद गोल्फ खेल रहे, एंड बट शुड नॉट यूज टू मच फोर्स. तो जो टोन है वो तीनों जगह सेम ही जाना चाहिए. ठीक है. यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सी द इन्फिनेटिव स्टार्टर टू हैज बीन यूज्ड एज एन इंडिकेटर दैट डिमार्केट्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्टूडेंट, राइट? सो it must be there in front of the third instruction also. First instruction to hold, second instruction to keep, so it should be there in front of the third instruction also, right? And the instructions are clearly very separate, so they must be preceded by the word which differentiates them from each other, right? So to hold the club, to keep his eye on the ball, but not to use too much force, right? अगर बहुत ज्यादा फोर्स यूज करने के लिए कहा होता तो टू यूज टू मच फोर्स, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट टू यूज टू मच फोर्स. तो क्या आएगा यहाँ पर? एंड नॉट टू. ठीक है. टू होल्ड, टू कीप एंड नॉट टू. क्लियर? टेक 2 एग्जाम्पल्स ऑल्सो. Sunita was asked to call her friends to tell them the time of the party and not to forget to mention the venue. ठीक है. To call, to tell and not to forget. बिल्कुल सेम टोन है. आप समझ गए होंगे डिफरेंस. तो यहाँ पे to hold, to keep, तो यहाँ पर भी to जो है उसके साथ ही आना चाहिए. तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट टू हमने यूज कर लिया. द प्रिंसिपल कमांडेड द टीचर्स टू टेक केयर ऑफ द वीक स्टूडेंट, टू बी मोर पेशेंट विद द स्लो वंस एंड नॉट टू लूज देयर काम एट एवरी स्मॉल थिंग, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस.